तो देखिए, अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की ना, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, एक नंबर माइनस मार्किंग है। ठीक है, ऐसा ही था, इक्वल। क्लियर है ये? अब देखो आप एलजेब्रा देखो, आपके पूरे एलजेब्रा से पिछली बार जो है 15 क्वेश्चन आए थे। पूरे एलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, अब हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, एक नंबर माइनस मार्किंग थी। अब पूरे एलजेब्रा से आपको 15 क्वेश्चन आए थे। 75 में 15 क्वेश्चन आए थे। यहां से 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन। ठीक, कितने परसेंट हो गए? 15/75 इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ठीक, 20% पार्ट आपका आ रहा है एलजेब्रा से। ठीक है, क्लियर? अगला 20% तो इससे आ रहा है। अगला देखिए, अलजेब्रा के बाद आप आइए रियल एनालिसिस पे। ठीक है, तो रियल एनालिसिस पे 12 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ठीक है, रियल एनालिसिस पे पिछली बार 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अगर इससे आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना परसेंट हो गया? ये कितना परसेंट हो गया? 16%। 20% एलजेब्रा के, 16% एनालिसिस के, कितने हो गए? 36%। अगला कॉम्प्लेक्स के, कॉम्प्लेक्स का नहीं ऐड किया था उसमें, तो कॉम्प्लेक्स से जो आ रहा है 9 क्वेश्चन आया था। 9 क्वेश्चन, ये कितना हो गया? 12%। ठीक, ये 12%। तो 20% एलजेब्रा, 16% रियल एनालिसिस और 12% कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कितना हो गया? 36 और 12 48%। 48% तो आपका यहीं कवर हो गया। ठीक, और कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन प्लस 12 क्वेश्चन प्लस 9 क्वेश्चन। 12 9 21 20 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन तो आपके यहां हो गए। अगला ये देखिए, कॉम्प्लेक्स से 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला पार्ट। इससे भी 15 क्वेश्चन आए थे, मींस 20% यहां से भी आना है। इससे भी 15 क्वेश्चन थे, 20% यहां से भी आना है। 15 क्वेश्चन यहां से भी है, मींस 20%। ठीक है, ये यहां से आ रहे हैं। तो कितने हो गए आपके पास? 20% एलजेब्रा, 12% रियल एनालिसिस, 16% रियल एनालिसिस, 12% कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 20% डिफरेंशियल इक्वेशन, 20 20 40 और 12 और 16 28। तो 40 28 68%। इतने में ही आपका 68% सिलेबस कवर हो गया। अब अगर ये जो 3 पार्ट आपके कहे जा रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस की बात करें अगर हम, और लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, तो देखो आप यहां से आपके बस यहां से ये इंटीग्रल ये सॉरी ये, तो इंटीग्रल से आपके जो आ रहे थे वो 7 क्वेश्चन आए थे। 7 क्वेश्चन यहां आए थे इंटीग्रल से, ओनली 7 क्वेश्चन। 9% के आसपास या उससे ऊपर मान सकते हो। ठीक है, इंटीग्रल से आए थे। ठीक है, अगला वेक्टर कैलकुलस से जो आया था आपका पोर्शन, वो था 8 क्वेश्चन आया था इससे। ठीक है, ग्रेटर देन 10%, 10% से थोड़ा ज्यादा मान सकते हो। ठीक है, और आपका एलपीपी जो आया था वो आया था कितना? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो आया था वो आया था 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 7 8 और 9 क्वेश्चन, तभी 9 क्वेश्चन हो गए, तो कितने हो गए? 12%, 12%। तो ये आपका पूरा का पूरा वो क्राइटेरिया रहा। तो आप देखो यहां पे टोटल अगर हम देखें तो हमने देखा यहां पे 20% एलजेब्रा प्लस 12%, 12 नहीं, आप 12 के बदले 16%, ये आपकी रियल
रियल एनालिसिस प्लस 12% ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका आया था 20%। क्या लिख रहे उल्टा, डिफरेंशियल इक्वेशन 20% आपका आया था, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये 20% था। ये इतना रहा। अब आगे बचा क्या है इसमें, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और एलपीपी, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपका 9% के आसपास था, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस जो आपका था वो 10% के आसपास था, ठीक है। वेक्टर कैलकुलस जो आपका था 10% के आसपास था, आई थिंक, हाँ वही 10% रहा होगा, 10% के आसपास वेक्टर कैलकुलस, ओके। एंड प्लस आपका एलपीपी जो था वो 12% के आसपास था, ये 12% था जो एलपीपी था। ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट रहा। इतना 20% एल्जेब्रा, 16 + 12 28% एनालिसिस, 28, 20, 48%, 50 के लगभग तो यहीं पहुंच गए। अब इसमें 20% डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, 9% इंटीग्रल, 10% वेक्टर, 12% लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन वाइज अगर आप देखना चाहो तो आपको बता ही दिया था कि 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एल्जेब्रा से, ठीक है, प्लस 15 क्वेश्चन के बाद आपके हो जाएंगे 12 क्वेश्चन रियल से, प्लस 9 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, 15 और 21 36, प्लस अब इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है, प्लस 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, या 9 क्वेश्चन नहीं 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इंटीग्रल कैलकुलस से, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कहाँ से, वेक्टर कैलकुलस से, और 9 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एलपीपी से। ये रहा आपका टोटल 15 एंड 21 36 एंड 15 51 7 58 8 66 और 9 75। तो ये 75 क्वेश्चन का टोटल आइडिया रहा आपको। इतना क्लियर हुआ। अब जरा कट ऑफ देखिए, अब जरा कट ऑफ देखिए, क्या कट ऑफ गई थी। तो ये देखो भाई, पीछे वाला एमएससी मैथमेटिक्स कट ऑफ है ये बीएचयू के लिए। किसके लिए? बीएचयू के लिए। और चूंकि ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि सब पहली प्रेफरेंस इसको डालेंगे, और डालते भी हैं, हमेशा से रहा है ये। तो आप देखो, जब जो नॉन बीएचयू स्टूडेंट हैं, खासकर वो देखें, बीएचयू वाले तो जानते भी हैं अपनी कथा कहानी, जो नॉन बीएचयू वाले हैं वो देखें। तो जो नॉन बीएचयू वाले, जो जनरल वाले हैं, 234 मार्क्स उनका कटा था पहली लिस्ट में, ठीक है। ओबीसी वालों का 205, एससी वालों का 142, एसटी का 100 और ईडब्ल्यूएस का 207 नंबर कट ऑफ गया था। कितने में? 400 में, ठीक है। बीएचयू वालों का क्या हुआ था? 187 नंबर गया था बीएचयू जनरल से। जो है बीएचयू जनरल भी होता है, ठीक है, जो बीएचयू में है फिर उनका भी कैटेगरी काउंट होगा। तो बीएचयू जनरल तो 187, बीएचयू ओबीसी 157, बीएचयू एससी 110, बीएचयू एसटी 49 एंड बीएचयू ईडब्ल्यूएस 151। अब इसमें करना क्या है कि आप सबसे हाईएस्ट नंबर को लेके चलो। आप इसको देखो 234, ये पोर्शन देखो आप। अगर इतना ला दिए या 240 तक ला दिए तो आपका एडमिशन तो सिक्योर है ना, 240 से 250 तक, तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम क्यों काउंट करेंगे कि किसका कट ऑफ कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है। अच्छा, एक ही कट ऑफ में तो सीट नहीं भरी, 2-3 राउंड तक कट ऑफ गई, ठीक है, 2-3 राउंड तक गया। बीएचयू के बाद डीयू भी है, डीयू के बाद जेएनयू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
इससे कम अगर 200 भी अगर आपका आता है और 200 के आसपास 210, 212 या 200 के आसपास भी आता है तो आपको इन्हीं BHU, DU, JNU एंड HU में से कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि 400 में कैसे भी 240 तक तो लाई दे खिस पिट के, और 250 तक आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, फिर टेंशन फ्री। तो 250 तक हमें काउंट करना है। कैसे करें, देखिए कैसे किया जाए। जो आपको टफ लगता है बस उस टफ को इजी करने का हम सेशन करने के लिए ये सेशन ले रहे हैं कि आप किस तरह से, किस नज़रिए से इसको देखना शुरू करें। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो 4 मार्क्स के एक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको हम ये कहें कि 252, भाई 4 से डिवाइड यही होगा ना, 252 मार्क्स लाने हो तो कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा? 63 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा। ठीक, 63 क्वेश्चन एटलीस्ट सही रहे। कुछ एक गलत भी होता है, ठीक है, सपोज दैट कुछ गलत हो गया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत ही कर दिया आपने, 3 क्वेश्चन गलत किया तो 13 नंबर तो ऐसे चले गए ना, तो 13 नंबर चले गए। तो 252 में से 13 आप निकालोगे तो भाई 239, तो भी आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, लो 5 क्वेश्चन गलत हुआ तो 20 5 25 नंबर चले गए। तो 252 में से 25 निकालो, ठीक है, तो भी आपके पास 227 नंबर बचेंगे। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन गलत करके भी अगर आप इसको करते हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस, इवन 10 क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर दिए, बाय द वे 63 अटेम्प्ट किया, 10 गलत कर दिया, तो कितने चले जाएंगे? 10 चौके 40 और 10 50 नंबर चले जाएंगे। 63 अटेम्प्ट करके इसमें से 10 गलत कर दिए तो 252 माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 202। ठीक है, 202 नंबर चले गए, इससे नीचे नहीं जाना है। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना है। तो मिनिमम कितना गलत भी हो गया तो आपका सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे BHU हो गया, DU हो गया, या हैदराबाद या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, पहली कट ऑफ में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सिलेक्ट हो जाओगे। कब तक? 63 क्वेश्चन किया और 10 क्वेश्चन गलत हो गया तो भी अब कोई इतना तो नहीं है कि 10 से ज़्यादा गलती करने को सोच के जाए। ठीक है, इतना तो मत सोच के जाना, क्योंकि आपको खुद भी मेहनत करनी है। अब गलतियाँ गिनने लगेंगे तो फिर 0 पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखो, आपको 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 100 में 63 ही कर रहे हो और उसमें भी 10 गलत हो जा रहा है तो भी आपका काम ठीक ही हो जाएगा। और 10 क्यों गलत होगा? ऐसा हर बार होता है ना, CUET में हर बार ऐसा होता है, किसी भी पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन वो गलत दे ही देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो चैलेंज कर देता है, तो पता रहे कि चैलेंज किया तो जो 4-5 नंबर घटा था 5 नंबर और हमें मिल ही गया। ये भी तो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी तो बनती है। तो इस पॉसिबिलिटी को लेके भी चलें तो अब तो भी आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे? 202 हैं, वो 207 हो जाएंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली परेशान नहीं होना है। अब देखिए क्वेश्चन की बात जो आई, हम क्या कह रहे थे, वापस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तो मिट गया, आपको चलिए यहाँ लिख देते हैं वो जो चीज़ लिखे हुए थे, अलजेब्रा, एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और LPP। यही था, यही क्वेश्चन, यही लिखा हुआ था, LPP ये लिखा था। इसमें कितने क्वेश्चन बोले थे? 15 क्वेश्चन। इसमें कितना आया था? 12 प्लस 9, 12 रियल का और 9 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ये रियल का और ये कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन थे, इसमें 7 क्वेश्चन थे, इसमें 8 क्वेश्चन थे, नहीं उसमें 7 थे, इसमें 8 थे, सॉरी, इसमें 8 क्वेश्चन थे, इसमें 7 क्वेश्चन थे और इसमें कितने थे? 9 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे आई थिंक LPP। हाँ ठीक है, इतने थे। अब आपको 63 वाली बात बताते हैं। देखिए, अगर आपने अलजेब्रा और एनालिसिस पूरा कर लिया, ठीक है, खाली 2 पार्ट पूरा कर लिया, अलजेब्रा एंड एनालिसिस, तो 15 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन 36 तो आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, 36 तो यहाँ से कवर हो जाएंगे आराम से। ठीक है,
और ये कवर करना इसलिए आसान होता है एलजेब्रा कि एलजेब्रा में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, प्रैक्टिस कर लिया, इन्फॉर्मेशन याद है, टिक मारे निकल गए, समय भी कम लगता है और क्वेश्चन भी ज़्यादातर ईजिली सही हो जाते हैं और उससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए आपके, बचे कितने, 36 4 40, 27 क्वेश्चन और बच गए। तो उस 27 क्वेश्चन में अभी देखो, अभी वो नहीं काउंट किया, 25 नंबर वाला छोड़ दिया है, 25 क्वेश्चन वाला। ठीक है, 75 में 63 नहीं करना था, 100 में 63 करना था। ठीक है, उस 25 क्वेश्चन में रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ के आओगे, अगर थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो उस 25 में आराम से 10 तो कवर कर जाओगे, वो भी बिना गलती के। 15 टच मत करना, छोड़ भी दोगे ना, अगर 15 छोड़ दिए डिक्टो नहीं करेंगे उसको, तो 10 क्वेश्चन तो आराम से कवर कर ले जाओगे। तो 36 10 46 46 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए। अब बचे 17 क्वेश्चन और करने हैं आपको, 17 क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन या 63 क्वेश्चन कर लो या 61 क्वेश्चन कर लो, जो भी है। ठीक है, 17 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं 252 नंबर के लिए, तो 15 क्वेश्चन तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाएंगे। ठीक, और इनमें से एक या दो तो करोगे, या नहीं करोगे छोड़ देना। इसको छोड़ना हो तो लो ये हटा दो, पूरा का पूरा खत्म, ये खत्म नहीं करना है। सपोज दैट छोड़ना है, छोड़ देंगे। ठीक है, मान के चलते अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, छोड़ दिया तो क्या होगा, 15 क्वेश्चन यहाँ से, 36 क्वेश्चन यहाँ से, कितने हो गए, 36 15 51, और 10 क्वेश्चन तो यहाँ सही कर लोगे ना भाई, 10 क्वेश्चन तो यहाँ सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत हल्के हल्के आते हैं, रीजनिंग तो पढ़ते रहते हैं लोग। ठीक है, और आराम से टाइम भी मिलेगा। तो 61 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। 61 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए, तो ये कितना हो गया, 244 आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक, तो ये 3 पोर्शन छोड़ने के बाद भी आप ये पढ़ के खाली पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, ये रही पहली बात कि क्या छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो, आपको भारी लग रहा हो, दिक्कत हो रही हो, अपच हो रहा हो, यार अब क्या करें, प्रॉब्लम आ गई है ये वो, तो ठीक है, चलेगा। कई लोगों को क्या होता है कि उनको रियल एनालिसिस में बड़ी दिक्कत होती है, यार रियल एनालिसिस मतलब क्या डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेबिलिटी बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कैसे करेंगे। तो भाई अगर तुम पूरा का पूरा रियल भी छोड़ दोगे ना, रियल और कॉम्प्लेक्स भी छोड़ दोगे, तो जो 21 क्वेश्चन का जो गैप था वो ये फुलफिल कर देंगे तीनों मिला के। 8 7 9 8 7 15 9 24 क्वेश्चन, बल्कि उससे ज़्यादा ही कर देंगे। और ये ईजीएस्ट पोर्शन है, ये ईजीएस्ट पोर्शन है। छोड़ने की बात भले हम कर रहे थे, लेकिन ये पोर्शन ईजीएस्ट है और 1 महीने 20 दिन में तैयार हो भी सकता है ये, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस पे क्वेश्चन करने सीधे, आपको कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरम प्रूविंग भी नहीं करनी है कि प्रूफ करके जाना है, कुछ नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे, और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे, फॉर्मुलेशन और कॉन्वेक्स और कॉनकेव पहचानना। ठीक है, तो यहां से आपके आराम से हो जाएंगे। एलपीपी में दिक्कत है, एलपीपी छोड़ दो, 8 7 15 क्वेश्चन ये, ठीक है, और 6 7 क्वेश्चन यहाँ से, जो 9 क्वेश्चन वहाँ छोड़ोगे वो डिफरेंशियल से कर जाना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कर जाना। तो कहने का मतलब आप केवल 3 पोर्शन पढ़ते हो ना इसमें, कोई भी 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से सिलेक्शन पा जाओगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया था, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो पढ़ने वाले तो पढ़ ही जाएंगे पूरा। हम ये मिनिमम बता रहे थे कि मिनिमम अगर इतना करोगे तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। इसलिए 4 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। अब काम की बात ये है कि CUET ही नहीं, CUET के बाद जब आप MSc में इनरोल हो गए, पास कर लिए, नेट JRF का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे क्या आता है, ठीक है, या कई लोग IIT जैम देना चाहते हैं, वहाँ पे क्या आता है, या फिर PhD में अगर कोई इंस्टीट्यूशन के थ्रू PhD करना चाहता है, BHU जैसे IIT BHU के थ्रू हो गया, IIT बॉम्बे में जाके करना चाहता है या आगे करना चाहता है, या जितने भी, अब चूँकि आप अगर नेट JRF भी क्लियर कर लिए बाय द वे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी मैथमेटिकल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, या कहीं भी जब मैथ्स पूछी जाती है, जब भी मैथ्स पूछी जाती है, तो उसमें दोस्त अलजेब्रा और एनालिसिस अच्छा खासा रहता है।
कोई नहीं काट सकता इसको, अच्छा खासा पूछा, अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि कम से कम एनालिसिस और अलजेब्रा पे पूरी की पूरी पकड़ हासिल कर लेनी है, एनी हाउ कुछ भी करके। हमें अलजेब्रा, एनालिसिस और साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी, ये 3 तो पूरा कंप्लीट करके जाना है। बहुत रो रहे हो कि अब नहीं कर सकते, नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ तो छूटने को मिल जाए, कुछ और छोड़ दें तो भाई ठीक है, डिफरेंशियल थोड़ा सा आधा छोड़ सकते हो, लेकिन इससे पार नहीं पाओगे, ये हमेशा हमेशा रहेगा। इसको नहीं पढ़ोगे तो रोना पड़ेगा। तो अलजेब्रा, एनालिसिस और डिफरेंशियल, ये 3 पार्ट कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इससे ये भी कर जाओगे कई बार, इनमें से कुछ, ठीक है। तो आप चाहे जिसको, फिलहाल CUET है तो आप चाहे जिसको चूज करो, आप चूज कर लो। अलजेब्रा से 15 क्वेश्चन करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कुछ कर लेंगे, मतलब एनालिसिस में 2, 4, 5 क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ तो आएगा इसमें आपको, कुछ तो आएगा, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन पे पकड़ बना लो, कम से कम 2 पे तो पकड़ बना लो, 3 पार्ट पे पकड़ बना लो, या तो डिफरेंशियल पे, अलजेब्रा पे बना लो और इनमें तीनों पे बना लो, या फिर डिफरेंशियल अलजेब्रा पे बना लो, इनमें 2 पे बना लो, इनमें किसी एक पे बना लो, तो भी पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स, वेक्टर और इंटीग्रल, या फिर अलजेब्रा और डिफरेंशियल पे बना लो, ठीक है, और एनालिसिस पे पूरा बना लो। तो इस 4 पार्ट में कोई भी 3 पार्ट आपको पढ़ के चले जाना है, और बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है, पढ़ के चले नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नहीं, ये हमारे बस मन का थोड़ा सा वहम है, थोड़ा सा डर तो लगता है ऑब्वियसली। अब हम ये नहीं कह रहे कि अगर हमारा हो चुका है, हम यहाँ आके पढ़ा रहे हैं तो हमें तो आसान लगेगा ही, तो आपको भी आसान लगेगा। हम मानते हैं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसको ओवरकम किया जाता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि IAS के एग्ज़ाम में बैठे हो, ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम भी पर्याप्त है। आपको SSC वाला नहीं यहाँ पे वो दिखाना है कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो गए, ठीक है। नहीं, आपके टॉपर्स की लिस्ट में कौन सबसे फास्ट किया है, 8 सेकंड में किसने किया, किसने 3 सेकंड में किया है, ठीक है, वो भी लिस्ट नहीं जारी होने वाली, कुछ नहीं ऐसा होता है। मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि वो कहता है भैया हमें आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है, स्पीड हम कर लेंगे, ठीक है, स्पीड से दिक्कत नहीं, आप नॉलेज अपनी दिखाओ, हम आपको पूरा टाइम देते हैं, आप नॉलेज दिखाओ और आप हमारे यहाँ आओ, ये चीज़ है। और सबसे खूबसूरत एग्ज़ाम है JRF का, जब ऐसा होता है वो पूरा खुल के टाइम देता है कि आप टाइम पूरा ले लो, ठीक है, लेकिन करो, आप अपनी नॉलेज दिखाओ। तो ये चीज़ होता है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से 120 मिनट 100 क्वेश्चन है ना, तो 1 मिनट से तो ज़्यादा तो मिल ही रहा है। और अभी मैंने बोला कि 10 उस 32 में से क्वेश्चन कुछ ही को पेन पेपर पे करना होगा, कई सारे देखते देखते टिक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको जहाँ तक मुझे आइडिया समझ में आया होगा क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो डिसाइड कर लेना कि इन 4 पार्ट में किस पार्ट को छोड़ना है, या फिर किस पार्ट को पार्शियली छोड़ना है, ये भी, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर दें, अलजेब्रा, एनालिसिस, डिफरेंशियल पढ़ के जाते हो तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा। अगर आपको एनालिसिस ठीक नहीं लगती है तो अलजेब्रा, डिफरेंशियल और ये तीनों पढ़ के चले जाओ, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ठीक लगती है, रियल नहीं ठीक लगती है तो अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल, वेक्टर, इंटीग्रल, LPP छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको रियल ठीक लगती है तो अलजेब्रा, रियल, डिफरेंशियल, वेक्टर, इंटीग्रल, LPP छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको LPP अच्छी है तो वेक्टर, इंटीग्रल, LPP, अलजेब्रा, डिफरेंशियल, इसे छोड़ देना, कुछ 2-4 क्वेश्चन करके, ठीक है। तो आपको जो भी ठीक लगता हो, कॉम्बिनेशन इन्हीं 4 का हमेशा बना के चलना है, ठीक, ये ध्यान रहे कि कॉम्बिनेशन आपका इन्हीं 4 का बनना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर कॉम्बिनेशन, आई थिंक 3rd and 4th, ये अलजेब्रा, एनालिसिस, डिफरेंशियल, अदर्स, ठीक है। एनालिसिस में आप लिख लो रियल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। अलजेब्रा में पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी लीनियर होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है, बट पूरा पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, उसको नहीं छोड़ के जा सकते, वहाँ नहीं, वहाँ ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, आपको जैसे सही लगता है। 4 पार्ट है, 3 पार्ट आपको कवर करना है, 1 पार्ट आप कोई भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर उन तीनों पार्ट्स पे घनघोर वाली पकड़ आपकी होनी चाहिए और उसके लिए बेसिक्स आपको मजबूत करना है, और ये करने में हम आपकी सहायता करेंगे। तो हमने बताया भी था आपको हमसे कैसे जुड़ना है। अल्पाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, अल्पाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आएगा सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करके आप उसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप हमसे यूट्यूब पे भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा लिंक है अल्पाइन क्लासेस करके। ठीक है, आप वहाँ सर्च करेंगे तो सीधे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारी वीडियोज़ भी मिलेंगे कुछ। ठीक है, बाकी आपको और सारा वीडियो अगर देखना हो और हमसे जुड़ना हो तो आप हमसे डायरेक्टली ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, अभी तो ये बात सिलेबस पे थी, मार्किंग स्कीम पे थी, ये थी कि कहाँ से कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से किसको क्या छोड़ा जाए। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कहाँ से बेहतर किया जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सेशन था 3 पार्ट में था। पहला कि CUET PG है क्या, कैसे पेपर होना है, पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें चलेंगी, कैसे चलेंगी। दूसरा, CUET PG में पर्टिकुलरली MSc मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस कैसे डिज़ाइन किया गया है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये था। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कौन सी किताबें पढ़ें। ठीक है, कहाँ से हम चीज़ों को देख पाएँ। ओके, ठीक है, तो इसी